हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 9। हम लोग पिछला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे पिछले ईयर्स आए हुए, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L and mass m of the bob is oscillating in a plane about a vertical line between angular limits -phi to +phi। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ इट। तो कुछ इस तरह से ऑसिलेशन है। दिस इज -phi एंड दिस इज +phi। ठीक है। फॉर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट theta is less than phi, the tension in the string and velocity of the bob are t and v, the following relations hold good under the above conditions। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसको देख के ही हम लोगों ने इसको कई बार कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सपोज करते हैं यहाँ किसी पोजीशन पे जब बॉब है और ये एंगल इसका इस समय थीटा है। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक ब्लैक। सो दिस इज थीटा। तो यहाँ पर जब होगा ये, तो इस पे नीचे की तरफ mg होगा, टेंशन उसके अलॉन्ग ही लगेगा, और v इसका इधर की तरफ होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, mg का कंपोनेंट करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये mg कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब आप इसकी इक्वेशंस जब लिखोगे तो एक तो रेडियल डायरेक्शन में लिखोगे कि अच्छा, mv²/r भी आपका बाहर की तरफ होगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पर लेंथ L दिया है तो हम लोग L ही लेंगे, इसकी लेंथ L। ठीक है। तो mg कॉस ऑफ थीटा प्लस mv²/L इज इक्वल टू टेंशन T। ठीक है। तो और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू m dv/dt। ठीक है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो इक्वेशन इनका स्टेटमेंट ए है, दैट इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो आप टेंशन का कंपोनेंट करेंगे तो उसके डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन बचेगा, क्योंकि ये बॉब इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी वर्टिकल पोजीशन तो चेंज हो ही रही है जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब उसका वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन t माइनस एम जी कॉस थीटा इज mv²/L, जो मैंने लिखा है t माइनस एम जी कॉस थीटा इज mv²/L, तो b करेक्ट हो गया आपका। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब इज at, यही है at। at आपका क्या है, dv/dt। तो ये कितना हो जाएगा, g साइन ऑफ थीटा। सो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगेन t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट पहले ही बोल दिया इन्होंने, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ऐसा कब होता है, सर्कुलर मोशन में। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा कब और कब होता है, आपका सर्कुलर मोशन में। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, इट फॉलोज दैट। अब इसमें कई सारे करेक्ट हो सकते हैं, हमें बताना है कौन कौन सा करेक्ट है इसमें। ठीक है। पहला, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा, इस एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है सर्कुलर मोशन में अगर चल रहा है तो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है।
डायरेक्शन चेंज होगा अगर, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर, और वेक्टर में डायरेक्शन तो इसमें चेंज हो ही रही है, ठीक है, हमेशा। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो डी आपका करेक्ट हो गया सबसे पहली बात। अब बोल रहा है कि फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक ही फोर्स है जो इस पे हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगी। सिंस force is perpendicular to velocity, therefore magnitude of velocity does not change, ठीक है, और therefore वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला स्टेटमेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, गलत, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं, गलत, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, हाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल होगी, के ई आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट होगा, स्केलर है ये, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, ठीक है। इस केस में ए टी आपका जीरो है और ए सी आपका वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। A small block of mass 1 kg is released from rest at top of a rough track, यहाँ से रिलीज किया जाता है। द ट्रैक इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर, इसका रेडियस 40 मीटर है, आर की वैल्यू 40 मीटर दे दिया इन्होंने। द ब्लॉक स्लाइड्स along द ट्रैक विदाउट toppling and a frictional force acts on it in opposite direction opposite to the instantaneous velocity, मतलब फ्रिक्शन हमेशा उस पर टेंजेंशियली लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद कहता है वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू पॉइंट क्यू इज 150 जूल, ठीक है, ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करिए, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू पॉइंट क्यू 150 जूल है। तो कई सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछा है, अब ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ए, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड क्यू, ठीक है। तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो is equal to delta E, that is change in mechanical energy, के ई प्लस पी, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स अपना है नहीं, सूडो अपना है नहीं, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा ई, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब इनिशियल को आप रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है, तो क्यू पे क्या होगा, अगर ये दूरी आर है तो ये वर्टिकल सेपरेशन कितनी हो जाएगी, आर कॉस 30, ठीक है। तो डेल्टा ई हम जब लिखेंगे, डेल्टा ई जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले डेल्टा के ई लिख लें प्लस डेल्टा पी लिख लेते हैं। डेल्टा के ई लिखते हैं, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी आ गई हाफ एम वी क्यू का स्क्वायर माइनस ज़ीरो था पहले, रेस्ट से रिलीज किया, प्लस डेल्टा पी क्या लिखते हैं, माइनस एम जी आर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस एम जी आर कॉस 30, माइनस इनिशियली ज़ीरो माना है, ठीक है। तो W फ्रिक्शन आपका आ जाएगा
इज हाफ एम वी क्यू का, सॉरी नॉट क्यू का स्क्वायर बल्कि वी का स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस ऑफ 30। ये इक्वेशन अपनी बन गई प्यारी सी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डब्ल्यू फ्रिक्शन अपने को 150 दिया है, वैल्यू पुट कर दो। 150 इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज एम, एम की वैल्यू 1 है, इंटू वी क्यू का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, इंटू आर की वैल्यू 40 दिया है हमें, और कॉस 30 इज व्हाट, √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आप वी क्यू निकाल सकते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट cos 30, दिस इज sin 30, आई बेग योर पार्डन, वेरी सॉरी। दिस इज आर sin 30। ठीक है, यहाँ से भी करेक्ट कर लो आप। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 150 की वैल्यू हो गई वी क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा 200, राइट। तो 200 इधर चला जाएगा, तो 350, 700 की वैल्यू हो जाएगी वी क्यू स्क्वायर के बराबर, वी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 10√7। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट। इसमें ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। प्लीज़ इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, बट फंडा यही है, आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली लगा देना है। यहाँ पे रेस्ट था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी हमने जीरो मान ली, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी माइनस mgr sin 30, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने हाफ एम वी क्यू स्क्वायर मान लिया है। ठीक है, ओके, माय बैड। इस क्वेश्चन में क्या मिस कर दिया हमने कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है, जो कि पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, राइट। क्योंकि फ्रिक्शन में एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू पॉइंट क्यू एज शोन इज 150 जूल, तो 150 जूल आपका माइनस में होगा, तो माइनस वर्क डन फ्रिक्शन होगा, दैट इज हाफ एम वी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा है शायद, सो दिस इज -150। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 50, वी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, वी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हम लोगों ने गलती दी थी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निगेटिव होगा, तो उसको हम लोगों ने -150 लिखा है, या चाहें तो आप यहाँ पर माइनस ना लिख के सीधे यहाँ -150 लिखिए, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका निगेटिव में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू। अच्छा, क्यू पे एफ बना लो आप, तो क्यू पे एफ बनाओ तो एम जी इधर लग जाएगा, नॉर्मल इधर लग जाएगा। दिस इज योर 30, दिस इज योर 60, सो दिस इज ऑल्सो 60। ठीक है, अब इक्वेशन सिंपल सी बन जाती है। एन, ये ब्लॉक था, इस पे इधर एन लगेगा, ये एम जी था, तो ये एम जी कॉस 60 हो जाएगा, ये एम जी साइन 60 हो जाएगा, और एम वी स्क्वायर बाई आर भी इधर होगा। ठीक है, देखो सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर,
तो अब इक्वेशन बैलेंस कर दीजिए, mv²/r प्लस mg cos ऑफ 60 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10²/40 प्लस 1 इंटू 10 इंटू cos 60 इज हाउ मच 1/2। दिस इज 100/40 मतलब 10/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो 10/4 इज 2.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7.5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, लेट्स सी इज देयर एन ऑप्शन, यस देयर इज एन ऑप्शन। बस क्वेश्चन में जो इसमें मेन पॉइंट था जो मैंने भी मिस किया, दैट इज ये स्टेटमेंट, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू पॉइंट Q एज शोन इन फिगर इज 150 जूल। तो जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है तो जैसे आप पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि सिस्टम पे काम कर रहा होता है, ये इस केस में सिस्टम ही काम कर रहा है, आपका एनर्जी डेसिपेट हो रही है, तो इसको आपको निगेटिव में लेना होगा। ये काम सिस्टम ने कर दिया फ्रिक्शन पे लड़ने में। ठीक है, तो -150 होगा ये। ऑलराइट, a light inextensible string that goes over a smooth pulley fixed as shown in figure connects two blocks of masses m and 0.72, मतलब ये m है और ये 2m है। टेकिंग g भी 10 दे दिया। फाइंड द वर्क डन बाई स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आपसे कह रहा है कि ये टेंशन जो है इससे कितना काम हो रहा है ब्लॉक m पे ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ वाले से आप निकाल दो एक्सीलरेशन क्या है सिस्टम का। ठीक है, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma और t माइनस mg इज इक्वल टू ma, दोनों को जोड़ दीजिए तो सॉरी टी कैंसिल हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 3ma आ गया और a की वैल्यू हो जाएगी g/3। ठीक है, अब ये जो m का मास है ये a/g/3 एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू g/3 एक्सीलरेशन से ऊपर जाता है विथ u इज इक्वल टू 0 से। तो आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, s कितना हो गया ut प्लस हाफ at²। ठीक, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस हाफ g/3 इंटू 1 का स्क्वायर। s कितना चल गया ये हाफ इंटू 10/3 1 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 5/3। टेंशन कितना आएगा यहाँ से, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma, mg/3 प्लस mg 4mg/3, 4 इंटू, चलो इसको 4mg/3 लिख लेते हैं अभी। तो वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा T.S, तो ये हो गया 4mg/3 इंटू s, 4 इंटू 0.36 इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो यू कैन सी 4 इंटू 0.36 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, तो दिस बिकम्स 4 इंटू 0.04 इंटू 10 इंटू 5। कितना आ रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 10 इंटू 0.04। अब ये दोनों जीरो इसको रिप्लेस कर दो तो ये 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 8 जूल इज द आंसर।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ 0.5 वॉट। पावर की वैल्यू 0.4 वॉट कांस्टेंट है। इफ द इनिशियल स्पीड इज इतना, फाइंड द स्पीड आफ्टर। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी लिया था। u की वैल्यू 0 है। पावर क्या होता है, dw/dt, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो वर्क डन आ जाएगा 2.5 जूल। ठीक है, अब वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू स्क्वायर आपका 0 है, सो 2.5 बिकम्स हाफ, व्हाट इज एम, 0.2 kg माइनस 0। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये 25 हो जाएगा, और वी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ, ये है आपका PQ, इन वर्टिकल प्लेन विथ OP इज इक्वल टू 3, OQ इज इक्वल टू 4, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड along द रेल फ्रॉम P to Q विथ अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। अच्छा, इसको 18 न्यूटन के फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं। ठीक, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू लाइन PQ। अच्छा, हमें P से Q के लाइन के पैरेलली फोर्स रखना है 18 न्यूटन का। चलो ठीक है, ऑलवेज पैरेलल टू लाइन PQ, मतलब हर एक पोजीशन पे अलोंग PQ ही फोर्स लग रहा है। फिर कह रहे हैं कि नो फ्रिक्शनल लॉसेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q इज इतना जूल्स, द वैल्यू ऑफ n पूछ रहे हैं। एक चीज इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखी है कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि रेस्ट से शुरू कर रहा है। ये चीज लिख लीजिए, एज्यूम मास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि आप डेल्टा के ही निकाल पाओगे इस केस में, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एब्सोल्यूट आपको तभी पता होगा जब पी की पता हो, तो पी का हम 0 मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक, और इसी को रेफरेंस ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन है नहीं, तो वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, अब अपना नॉन कंजर्वेटिव 0 है, सूडो 0 है, एक्सटर्नल का वर्क डन हमें पता हो जाएगा, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। ठीक है, अब एक एक चीज़ें लिख लेते हैं। डेल्टा के ई क्या होगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। व्हाट इज माई डेल्टा के ई, सपोज करो क्यू पे वेलोसिटी, अच्छा ये तो निकालना ही हमें, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, के ई एट क्यू माइनस के ई एट पी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के ई एट क्यू। ठीक है, यही हमें निकालना है। डेल्टा पी लिख लेते हैं। डेल्टा पी क्या होगा, पी एट क्यू माइनस पी एट पी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कितना चेंज आया, ये हाइट का एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच,
H इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज M, M इज व्हाट 1 kg, और G को कितना लेना है, 10 लेना है, 1 इंटू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, ठीक है। और वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, देखो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, डिस्प्लेसमेंट तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू है, ठीक है। तो एस वेक्टर को अगर मैं लिख देता हूँ इज पी क्यू वेक्टर, ठीक है, इम्प्लाइज इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कितना होगा, वेक्टर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अच्छा, एफ बी इसी डायरेक्शन में है, पी क्यू के अलॉन्ग एस बी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट सिंपली ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा, फोर्स कितना है, फोर्स इज हाउ मच 18 न्यूटन, 18 इंटू इस डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0, ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई, तो वर्क डन एक्सटर्नल 90 इज इक्वल टू डेल्टा के इज के ई एट क्यू प्लस पी ई कितना है 40, ये हो गया आपका, इम्प्लाइज के ई एट क्यू इज इक्वल टू 50, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि दिस इज n इंटू 10, n इंटू 10 मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक ठाक। अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दरअसल रीजनिंग का आपको स्टैंडर्ड पता है, दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, फिर पूछेंगे सही दोनों है कि एक है, फिर दूसरा उसका रीजन है कि नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है, एक कोई रफ सरफेस है, इस पे ये v वेलोसिटी से चल रहा है। इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस आफ्टर मूविंग थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, अब यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो थोड़े दूर जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक। द सरफेस इज नॉट टिल्टेड टू एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अच्छा इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एफ फ्रिक्शन जितना काम किया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी फ्रिक्शन खा जाएगा, ठीक। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी फ्रिक्शन खा गया। अब क्या कह रहा है कि हमने सरफेस को टिल्ट कर दिया 30 डिग्री, कुछ इस तरह से, द सरफेस इज नॉट tilted to an angle 30 degree with the horizontal and the same block is made to go up on surface with initial velocity v, अगेन इसको v से भेजा गया, पहले भी v से ही था तो इसको v1 ना लिख के v ही रहने दो, अगेन इसको v से भेजा जाता है, अगेन यहाँ पर फ्रिक्शन है और ये फिर थोड़े दूर जाके रुकेगा, ठीक है, पर इस बार ये h हाइट भी अटेन कर चुका होगा, ठीक है। The decrease in mechanical energy in the second situation is smaller than in the first situation, कह रहा है कि किस केस में मैकेनिकल एनर्जी कम होगी, ओके। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले केस में क्योंकि लेवल सरफेस है तो डेल्टा ई कितना होगा, फाइनल डिक्रीज पूछा है, तो डिक्रीज तो मतलब होता है इनिशियल से कितना घट के फाइनल हो गया, डेल्टा ई आपका सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन पूरा खा गया, ठीक।
इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, फाइनल दोनों 0 है, तो डेल्टा ई आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस में आते हैं। केस 1, डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मॉड लगा लो क्योंकि डिक्रीज पूछ रहा है। सेकेंड केस में लिखते हैं केस 2। केस 2 में देखो इनिशियल इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0, ई फाइनल क्या है, 0 प्लस एम जी एच। ठीक है, तो डिक्रीज कितना होगा, डेल्टा ई, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इज ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच। ठीक है, तो अगर इसका डेल्टा ई टू निकालोगे तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, पहले में डेल्टा ई पूरा का पूरा एम वी स्क्वायर था, दूसरे में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच है, तो किस में कम हुआ, ऑब्वियसली सेकंड केस में कम हुआ। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो आप लिख सकते हो डेल्टा ई टू इज लेस देन डेल्टा ई वन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इन द सेकंड सिचुएशन इज स्मॉलर देन इन द फर्स्ट सिचुएशन, मतलब स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड सरफेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अरे नहीं, ये तो आपको पता है ना, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा वाला रिलेशन जो था, तो थीटा अगर बढ़ेगा तो म्यू तो घटना चाहिए। टेन का रिलेशन क्या होता है, ये है आपका माइनस पाई बाई टू, ये है प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो थीटा अगर 0 से बढ़ाओगे तो म्यू आपका टेन थीटा आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो म्यू भी आपका बढ़ना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस डिक्रीजेज एज इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।